बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 हम लोग पढ़े जनाब पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पुराने जमाने में इसका नाम था F5 और आज हम लोग थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, पढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम लोग बेसिक डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये पेपर है हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैं टीचिंग तकरीबन कर रहा हूं 2000 तकरीबन 11-12 से ऑफिशियल। मैंने ACCA किया है, मैंने ICMA किया है, मैंने LLB किया हुआ है और अभी जो है यूनिवर्सिटी से थोड़ा PhD में एनरोल हो रहा हूँ। मैंने अपनी नौकरी का करियर स्टार्ट किया था 2011 में के इलेक्ट्रिक से। ACCA ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अभी भी होता है, वहां से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था के इलेक्ट्रिक से। तो 2 साल मैंने के इलेक्ट्रिक में काम किया। उसके बाद फिर मैं मूव कर गया था यूनुस टेक्सटाइल में। 4 साल मैंने यूनुस टेक्सटाइल में गुजारे। फिर मैंने 4 साल मूव कर गया नेशनल रिफाइनरी में। 4 साल मैंने नेशनल रिफाइनरी में गुजारे। फिर मैं मूव कर गया था PICT में, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। 1.5 साल मैंने वहां गुजारे। ये नजीम पानी कर देना। 1.5 साल मैंने जो है वो PICT में गुजारे, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ये हिसाब किताब है। टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी KNS के अंदर 2015 से। 2015 से मैं पढ़ा रहा था CA वालों को। अभी भी मैं CA वालों को पढ़ा रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वालों को। और इसी के साथ साथ जो है वो ACCA का F5 और F9 पढ़ा रहा हूँ, यानी कि PM और FM। इससे पहले मैंने एक बैच पढ़ाया हुआ है PM का, पहले थोड़ा कंटिन्यूअसली जो है मैं कॉस्टिंग जो है वो CA वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक जो है ना छोटा सा ओवरव्यू था हमारा। सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने F2 जो है आपका MA1 MA2 वो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, थोड़ा पहले पढ़ा होता? दोबारा बोलिएगा। ये केने से पढ़ा आपने? सही है। आप F2 भी चल रहा है आपको, एक नियर आप पेपर देने वाले हो? अच्छा, साथ साथ F5 भी दोगे? चलो सेट है। सेम है, सेम तो नहीं है तकरीबन। हाँ, ये 30% कह लोगे वो है। सही है। आप सर? हो गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप F5 उठा रहे हैं, एक F5 6। चले सही, इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर देंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको और फिर इसको कैसे लेके चलेंगे, हमारी क्लासेस किस किस दिन होगी। तो सबसे पहले जनाब आप लोग सिलेबस लिख लो। सिलेबस लिख लेते हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस को कैटेगराइज किया इन्होंने 3 सेक्शन के अंदर। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E। तो ये आप लोग साथ साथ लिखते रहो। देखिए ये हमारा बेसिकली कॉस्टिंग का पर्चा है, पेपर को भी डिस्कस करेंगे। और पढ़ने के लिए सबसे शानदार तरीका ये होता है कि आपका रजिस्टर बड़ा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि रिवाइज उसी से करना पड़ रहा होता है। सिलेबस लिखते हैं सर। पहला टॉपिक हमारा एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग। दूसरा है हमारा सर
टारगेट कॉस्टिंग, तीसरा है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, चौथा है हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग, पांचवा है हमारा इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। सेक्शन बी में अगर आए आप, इन्होंने यहां पे रखा है सर लीनियर प्रोग्रामिंग, प्राइसिंग, सीवीपी एनालिसिस जिसको ब्रेक इवन भी कहते हैं, नाइन पे मेरे पास डिसीजन मेकिंग और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। 11 पे जनाब मेरे पास बजटिंग, उसके बाद है मेरे पास बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, फिर है मेरे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डी में मेरे पास बेसिक वेरिएंसेस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस, फिर है मेरे पास जनाब मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस, और मेरे पास प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अठारहवें पे मेरे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऑफ कंपनी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ डिवीजन, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी जनाब, तो हमारे पास बेसिकली ये सिलेबस है, इसको आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या क्या और किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। 15 पे मैंने लिखा मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। चलिए डन, चलिए। तो जनाब ये हमारा पेपर है पीएम का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, और इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं। पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पेपर आएगा कैसे, पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं हमारा पेपर आएगा कैसे। अच्छा जी, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं
सर हमारा जो एग्जाम है 3 कैटेगरी पे स्प्लिट होगा। हमारा जो एग्जाम है वो 3 कैटेगरी पे स्प्लिट होगा। ओके जी। एक पहला पोर्शन है हमारा एमसीक्यूज का। इस एमसीक्यूज के अंदर 15 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच। पहला पोर्शन होगा सर हमारा एमसीक्यूज का, 15 एमसीक्यूज होंगे मेरे पास 2 मार्क्स ईच के, यानी कि यहां से मेरे पास कितने मार्क्स बनेंगे? 30 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा जनाब ओटीक्यूज का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। हमारे पास जनाब 3 क्वेश्चन इसके होंगे, 10 मार्क्स ईच। ये भी मेरा बन जाएगा जनाब 30 मार्क्स का। तीसरा लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स। तो मेरा पेपर कुछ 3 कैटेगरी में स्प्लिट होगा, एक एमसीक्यूज, एक ओटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और एक मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन। 15 एमसीक्यूज आएंगे जनाब 2 मार्क्स के। ओटीज क्यू जो है मेरे पास 3 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे पास 2 आएंगे, कितने मार्क्स के जनाब? 20 मार्क्स के। तो ये मेरे पास 100 मार्क्स का पर्चा बनेगा। अच्छा जी, बेसिकली ये मेरे पास एमसीक्यूज ही है, ये बेसिकली मेरे पास एमसीक्यूज ही है। ये तो मेरे पास एमसीक्यूज आएंगे सर, 15 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप लोगों को पता है F2 वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा 3-4 लाइन का सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट, कॉपी। पूरे सिलेबस में कहीं से भी उठ कर आएगा, पूरे सिलेबस में कहीं से भी उठ के आएगा, अपने को नहीं पता। अच्छा जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, सर ये भी एमसीक्यूज ही है, ये भी एमसीक्यूज है, लेकिन आपको तकरीबन एक 8-10 लाइनों का, 15-12 लाइनों का आपको एक सवाल बना के देगा, उसमें से फिर वो एमसीक्यूज पूछेगा। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज ही है, आपको 8-10-12 लाइनों का सवाल बना के देगा और उसी में से पूछेगा, ये भी एमसीक्यूज। ये मेरे पास जनाब लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारा एग्जाम का फोकस ऐसे होगा। F5 के बारे में, पीएम के बारे में लोग बोलते हैं कि जनाब ये थोड़ा सा मुश्किल पेपर ट्रीट किया जाता है इसको, इसका पासिंग रेशियो कम है। वजह सर, वजह पासिंग रेशियो कम होने की, एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है। ओटीक्यू सर देखा जाए तो ये भी एमसीक्यू से कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आगे मार खाते हैं। वजह, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तुम रेशियो देखो, कितने मार्क्स का है ये? 40 मार्क्स का है सर। 15 मार्क्स की कैलकुलेशन होगी, बल्कि कैलकुलेशन और कम होती है, तकरीबन 12 मार्क्स की, 10 मार्क्स की, और बाकी जो बचे मेरे पास 28 मार्क्स सर, वो थ्योरी होती है। थ्योरी बोले तो अंग्रेजी लिखनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, एनालिसिस करनी है। हम लोग यहां मार खाते हैं, हम लोग को अंग्रेजी लिखना नहीं आती, ना हम लोग को अंग्रेजी लिखना आती है, ना हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में जाके अंग्रेजी लिखते हैं। तो मैं कुछ जगहों की ना आंसर स्क्रिप्ट कॉपीज भी चेक करता हूँ, कुछ जगहों की, तो मुझे अंदाजा है कि जो हमारा देसी बच्चा है वो क्या कर रहा होता है, एक ही जुमले को बार बार रिपीट कर रहा होता है अंग्रेजी लिखने में। माइंड में उसका कॉन्सेप्ट सेव है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, राइटिंग स्किल्स कम है, जिसकी वजह से ये पेपर फंस रहा होता है। यहां से मार्क्स उठ जाते हैं बच्चे के, ये तो मसला ही नहीं है ना, ये तो कोई, ये भी तो एमसीक्यू ये मसला नहीं है। 60 में से 40 मार्क्स तो उठा लिए ना, ये तो एक नॉर्मल अगर बच्चे का आंसर स्क्रिप्ट उठा के एनालाइज करो, 60 में से 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, बाकी बचे 10 मार्क्स सर, यहाँ फंसता है, यहाँ आगे फंसता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सेशन के अंदर इसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर काम करें। ड्राफ्टिंग क्या होती है जनाब? हम लोग लिखेंगे, ठीक है जी, मैं आप लोगों से लिखवाऊंगा, आप लोग उसको लिखोगे और मुझे जमा कराओगे
मैं उसको चेक करके दूंगा कि जनाब आप लोगों ने ये चीज मिस कर दी, ये चीज भी लिखनी थी, या इस चीज को ऐसे लिखना चाहिए था। अगर आप लोग ड्राफ्टिंग करोगे तो फिर ये पेपर बहुत अच्छे मार्क्स इसमें उठा सकते हो। ड्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट तो बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो सीख जाएगा, कैलकुलेशन तो सीख लेंगे, मसला नहीं है। सारा मसला कहाँ के बसेगा? सारा मसला आगे बसेगा ड्राफ्टिंग के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ड्राफ्टिंग करोगे और मुझे चेक कराओगे, ठीक है जी। थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि यार ये क्या लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा ना, पर्चा तो पास करना ही है, पेपर तो पास करना ही है। डन हो गया, डन हो गया। पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? किन चीजों को हम लेके पढ़ेंगे हम लोग? मैं आपको बेसिकली हैंडआउट प्रोवाइड करूंगा, मैं आप लोगों को हैंडआउट प्रोवाइड करूंगा। उस हैंडआउट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो कैप्लान और बीपी दोनों के होंगे। मैं आप लोगों को हैंडआउट दूंगा, उसके अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एमसीक्यूज, ओटीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के, वो मैं आपको कैप्लान और बीपी के एमसीक्यूज में आपको दे दूंगा, ठीक है जी। तो आपको कोई एडिशनल बुक लेने की जरूरत नहीं है, हैंडआउट में आपका कवर हो जाएगा। दूसरा जनाब जो हमारी स्टडी टेक्स्ट होगी, उसको मैं समराइज करके बुलेट फॉर्म में समराइज करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पूरी स्टडी टेक्स्ट पढ़ना जो है एक बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको ना। आप लोग जॉब कर रहे हो सारे? नहीं कर रहे? सही, फिर भी मुश्किल हो जाती है थोड़ी ना। तो हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे, अगर आप पढ़ना चाहो तो अच्छी बात है, स्टडी टेक्स्ट सब पढ़े, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उसके समरी बुलेट बना के आपको दे दूंगा, 1 पेजर समरी, 2 पेजर समरी, तो उससे भी बड़ी आसानी हो जाएगी। हम लोग क्लास के अंदर इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि जनाब हम लोग कैप्लान और बीपी की पूरी किट निपटा दें। कैसे निपटाएंगे मैं आपको खुद हैंडआउट बना के दे दूंगा, ओके जी। तो हैंडआउट बने होंगे आपके पास, आंसर उसके अंदर होंगे, हम लोग क्लास के अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे जो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है कि किट कर ली आपने समझ के, कॉन्सेप्चुअल पेपर निकल जाएगा। एसीसी के अंदर ही है, एसीसी के अंदर ही। डन है जनाब? डन है। ये सबने कॉपी कर लिया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हमारी क्लासेस जो है ना हफ्ते में अभी जो हमने लगाई है वो 3 दिन लगाई है, फिर उसको हम लोग 4 दिन कर सकते हैं देख के, अगर हमारा सिलेबस थोड़ा सा होगा। अच्छा जी, पहली क्लास और दूसरी क्लास, ये 2 क्लासेस मैं लेता हूँ बेसिक की। थोड़ी आप लोग की बेसिक बना दो, रिदम बना दो कि जनाब ये पेपर है क्या और इस पेपर में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए। उसके बाद पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सीवीपी का। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जनाब यहां से, ओके जी। लेकिन 2 क्लासें होने के बाद, 2 क्लासों की बेसिक बनाने के बाद। डन है जी? चले जी, इसको फाइनल कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, और फिर हम लोग जो है ना अपनी 2 क्लासों की बेसिक डिस्कस करते हैं, बेसिक बनाते हैं, और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। मुझको 2 क्लासेस चाहिए बेसिक की। 2 क्लासेस के अंदर मैं बेसिक बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, उससे आगे के चैप्टर अपने बड़े आसान हो जाएंगे। सेट है? चले जी। तो आप लोग अभी जिस तरह F2 पढ़ रहे हो और MA2 आप लोगों ने पढ़ा और पढ़ रहे हो, तो आपको शुरू की 2 क्लासेस थोड़ी सी बोल लग रही होंगी। आप बोलोगे यार ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन उससे मुझे आगे बड़ी हेल्प मिल जाएगी। हम लोग आगे जाएंगे तो तुम लोगों ने फ्रेश पढ़ा होगा, आगे के चैप्टर अपने मजे से सॉल्व होंगे, ओके जी। जैसे मैं क्या डिस्कस करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्कस करूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिस्कस करूंगा, इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा शुरू की 2 क्लासों के अंदर। एग्रीड? क्योंकि कुछ हमारे पास जो है ना रिकॉर्डेड स्टूडेंट भी है, सही है, उन्होंने MA F2 पता नहीं कब दिया हुआ है, 1 साल पहले दिया है, कुछ दिया, तो वो तो भूल भाल गए सारा क्या था क्या नहीं था। तो 2 क्लास आपको थोड़ी सी बोल लगेंगी, तीसरी क्लास से ना फिट हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन का यार, अच्छा तुमने याद दिलाया भाई। एक यहां से बनेगा, कहीं ये अपना ये रहा, 1 फ्रॉम सेक्शन E, यस, एक यहां से बनेगा इन 3 चैप्टर में से। बोले तो अंग्रेजी, ये चैप्टर अंग्रेजी वाला है, इसमें अंग्रेजी लिखनी है। 20 मार्क्स तो निकल गए अंग्रेजी के, ये चैप्टर है अंग्रेजी का पूरा, इंटरप्रिटेशन थ्योरी लिखनी है। मुझे ये पता है कि जनाब इसमें से एक सवाल बनेगा ई का। हाँ, मुझको ये भी पता है कि इस क्वेश्चन में ए नहीं आएगा। ए वाला जो है मेरे पास एबीसी, टारगेट, लाइफ साइकिल, थ्रूपुट और एनवायरमेंटल, वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, वो एमसीक्यूज और ओटीक्यूज में आएगा। डन? पता है आप लोगों को सीबीएस पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम,
पता है ना भाई सबको। चले सर स्टार्ट करें, मिटाए। कौन सा एक्सेल प्रैक्टिस करनी है यार, करनी है। हाँ करेंगे करेंगे हाँ लैब में ले जाएंगे हम लोग, लैब में बैठ के करेंगे करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं डिजाइन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक्सेल पे। हम लोग एक्सेल पे करने का पता है तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके जी। अब हमें क्वेश्चन को इशू नहीं है, क्वेश्चन हम मजे से सॉल्व कर लेंगे पेन पे और रजिस्टर पे। मसला ये होगा एक्सेल पे लिखने बैठेंगे ना तो अपने को ना सोच के वो लिखना है, तो वो में अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो लैब में हम लोग करेंगे सही। लेकिन वो कब करेंगे? आखिरी के दिनों में। आखिरी के दिनों से मुराद जब हमारे कॉन्सेप्ट पक्के हो गए। मैंने बोला सर हमारा ब्रेक इवन निपट गया। अब ब्रेक इवन के चैप्टर का जो आखिरी दिन होगा या उससे एक दिन पहले होगा, वो फिर हम लोग ना एक्सेल पे कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है हम लोग का ना एक्सेल पे आते ना सेट है नहीं, क्योंकि हम नौकरी वाले है नहीं, तो एक्सेल पे आते ना सेट है नहीं, तो अपने को ना देख देख के नंबर लिखना पड़ रहा होता है। अब वो बंदा है, उसके लिए चाहिए अपने को। चले सर कोई और सवाल? शुरू करें शुरू करें। फिट है? मिटा दें यार, पिक्चर ले लो फोन से ना। वैसे मैंने ग्रुप पे भेज दिया, अगर तुम लोग शायद ग्रुप पे हो या नहीं हो। है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे? मैंने भेजी लेकिन सेंड नहीं हो रही, सिग्नल नहीं आ रहा। पिक्चर मैंने ले लिया। बोलिए समोसे। अजीम अजीम भाई वो खाएगा? या मैंने सुबह क्लास ली है तो मैं बगैर नाश्ते के आया हूँ। मैं सीए वालों की क्लास थी मेरी। चलिए सर स्टार्ट करें। आइए जनाब। सर आज हम बात करने वाले हैं बेसिक की, तो बेसिक को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड मारूंगा बेसिक पे, क्योंकि बेसिक तुम लोगों ने पढ़ी है। मुझे सिर्फ बेसिक को रिफ्रेश करवा के अपने टॉपिक्स पे लाना है। एग्री? तो 2 क्लासें मैं बेसिक पे लगाऊंगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। भैया देखिए ये जो पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, बेसिकली ये कॉस्टिंग का पेपर है। पता होगा आप लोगों को, कॉस्टिंग बोले तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये जो पर्चा है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, ये बेसिकली कॉस्टिंग का पर्चा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सर क्या चीज होती है, क्या चीज होती है? सुनेंगे सुनेंगे। मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, हमारे पास जो पेपर है ये बेसिकली इसका नाम चेंज किया हुआ है, और ये पेपर है मेरे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इस चीज का पेपर है बेसिकली। ओके नाम इसका चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया वो भी आपको डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हमने बोला जनाब अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा हमने बोला जनाब कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने बोला सर कोई भी काम हो रहा है कंपनी के अंदर, कोई भी काम हो रहा है, सेल हुई है, परचेज हुई है, मैंने जो है ना वो रेंट पे किया, मैंने जो है ना सर रेंट पे नहीं किया, महीना खत्म हो गया, सैलरी मैंने एडवांस में भी की, ये सारी ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं जनाब? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं सर? अकाउंटिंग। ऐसा ही है सर। रिकॉर्ड करने के क्या तरीके हैं? मैंने बोला सर रजिस्टर खोले, रजिस्टर में उर्दू में लिखना शुरू कर दें,
कि मैंने मिस्टर अकरम को 50,000 का माल बेचा। मैंने बोला सर आप रिकॉर्ड तो कर लेंगे, बुक कीपिंग हो जाएगी, लेकिन इफेक्टिव मीनिंगफुल बुक कीपिंग नहीं होगी। क्यों इफेक्टिव बुक कीपिंग नहीं होगी सर? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर एयर एंड हो जाए, मैं बोलूंगा आपको, मुझको बताइए मिस्टर अकरम को कितने का माल बेचा, आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता। हम बोलेंगे सर मुझको टाइम लगेगा, मुझे रजिस्टर में जरा ढूंढना पड़ेगा, पर्चे घुमाने पड़ेंगे। सर ये कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं हुई ना। तो दुनिया में इसका एक तरीका है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का। जनाब वो कौन सा तरीका है? वो कौन सा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं जनाब डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है मेरे पास? भाई ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है मेरे पास? सर ये सिस्टम है कि एक चीज को डेबिट कर दिया जाए, दूसरी चीज को क्रेडिट कर दिया जाए। ऐसा सर हमने बोला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का दुनिया में एक काम सर किस तरह किया जाता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एक चीज को डेबिट कर देंगे, दूसरी चीज को क्रेडिट। हमने बोला सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है जनाब? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले क्या होते हैं जनाब? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एक चीज को डेबिट करेंगे, दूसरी चीज को क्रेडिट करेंगे। एग्रीड। हमने बोला सर ये जिम्मेदारी तो ले ली फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ने, बस। दूसरा सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्या होते हैं? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या होते हैं? सुनेंगे सर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं? कंपनी के टॉप लेवल के बंदे, कंपनी के क्रीम बंदे, कंपनी के बड़े लोग। सर कंपनी के बड़े लोग बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोले तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, बोले तो डायरेक्टर। ऐसा भाई ये कौन लोग होते हैं? AGW नहीं है जी सर, कौन लोग होते हैं ये? सर कंपनी के मैनेजमेंट बड़े बंदे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इनका काम क्या है? क्या काम करते हैं ये लोग? सर ये लोग कोई काम नहीं करते, इनका सिर्फ एक काम होता है, इन लोगों का सिर्फ एक काम होता है, कौन सा? डिसीजन मेकिंग करना। इन लोगों का सिर्फ एक काम है, कौन सा काम है जनाब? डिसीजन मेकिंग करना, फैसले करना। सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? भाई लोग किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? हमने बोला जनाब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए? हमने बोला सर कौन फिक्स करेगा? मैनेजमेंट। सर क्या आंख बंद करके फिक्स कर लेंगे यार? कि हम लोग लेट्स सपोज ये लोग कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, पेप्सी वाले कह रहे हैं सर कल मैं गया था फैमिली वालों के साथ और मैंने कोक पी, कोक की जंबो जो है 150 रुपए की मिल रही है, हम भी 150 रुपए की बेचेंगे। क्या प्राइसिंग ऐसे की जाएगी? नहीं सर, कोई टीम होगी जो उनको वर्किंग बना के देगी कि अगर तुम 150 रुपए की चीज बेचोगे तो इतने नंबर ऑफ यूनिट बिकेंगे, इतना प्रॉफिट। अगर तो चीज इतने की बेचोगे तो इतने नंबर ऑफ यूनिट बिकेंगे, इतना प्रॉफिट। ऐसा ही है। चले सर और किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? एक तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं, और हमने बोला सर फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है ना वो 3 प्रोडक्ट बना रही है। एंग्रो फूड्स वाले हैं वो 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑलपर, ओमोर आइसक्रीम और उमंग लस्सी। तीनों प्रोडक्ट बनाने में एक ही किस्म का मटेरियल लगता है, मिल्क। हमने बोला जनाब मिल्क कहां से रहा? साहिवाल से। साहिवाल में बड़े इनके रोड ब्लॉक है, एहतजाज चल रहा है, गाड़ियां आ नहीं पा रही है, मटेरियल आपके पास स्टोर में लिमिटेड पड़ा हुआ है। कराची का फैक्ट्री कहां पे है? लाहौर में डिलीवरी नहीं हो पा रही सर मिल्क की। क्या करें सर? स्टॉक स्टोर में लिमिटेड मिल पड़ा हुआ है, या तो तुम ऑलपर बनाओगे, या तो आइसक्रीम बनाओगे, या तो ओमोर बनाओगे। सर क्या बनाए? आप या मैं डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, कौन करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे, जिसको तुम लोग बोलोगे लिमिटिंग फैक्टर। एग्रीड। सर एक प्रोडक्ट कंपनी का लॉस के अंदर है, इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखें, डिसकंटिन्यू करते हैं। हमने बोला सर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू कर दें, ये कौन करेगा? सर ये मैनेजमेंट कर रहे होंगे। मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्या आंख बंद करके डिसीजन मेकिंग करते हैं? नहीं, ये वर्किंग किसी से करवाते हैं, फैसला तो ये करते हैं, बाकायदा प्रॉपर वर्किंग की जाती है। ये वर्किंग कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा होगा? सर ये जो वर्किंग कर रहा होगा डिपार्टमेंट, जो ये वर्किंग बना के दे रहा होगा, उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट।
बात समझ में आई सर मैंने क्या बोला? तो सर आपके पास दो डिपार्टमेंट मैंने अभी तक क्रिएट कर दिए अकाउंट्स के अंदर, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो कि एंट्री मारा डेबिट क्रेडिट, एक दूसरा जो कि मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस की वर्किंग बना के दे रहा है ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। सर मैनेजमेंट लेट्स सपोज प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, सर प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट का पता होना जरूरी। कॉस्ट के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी लगी है। सर एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कौन निकालेगा? सर एक यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट एक और डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है मेरे पास? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इसकी जिंदगी का मकसद क्या है? सर इसकी जिंदगी का मकसद है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। इसकी जिंदगी का मकसद क्या है? एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, इसका काम है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। ये कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा होगा जनाब? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बोले तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। तो मेरे पास कंपनी में अब 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करवा दिए मैंने। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का जिंदगी का मकसद क्या है? डेबिट क्रेडिट, रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L स्टैंडर्ड फॉलो करना, IAS फॉलो करना। दूसरा कौन सा सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर इसका काम मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए प्रपोजल्स तैयार करना, वर्किंग करके देना। और सर ये वर्किंग के लिए जो डाटा चाहिए कॉस्ट पर यूनिट वाला, वो कौन बना के देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। बात मानते हैं? तो कंपनीज के अंदर अकाउंट्स के अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं, नॉर्मली 2 डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। कौन सा वाला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, और दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। क्यों? सर ये जो डिसीजन मेकिंग है डेली तो नहीं करती ना मैनेजमेंट, इसके लिए डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत तो नहीं है, इसीलिए एक ही डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिससे कॉस्ट पर यूनिट का काम भी करवाया जाता है और जिससे मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट प्रपोजल्स भी बनवाए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट का नाम कंपनीज में क्या होता है? इस कंपनी में होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट या बजटिंग डिपार्टमेंट, डिफरेंट नाम से होता है। तो बेसिकली कंपनीज के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है मेरा रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है मेरे पास प्लानिंग डिपार्टमेंट या बजटिंग डिपार्टमेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर हो गई? चले सर, अब क्या हुआ पेपर्स के अंदर सुनिएगा, आपका जो F2 का पेपर था उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट नहीं है, उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी है और इन्हीं की टीम के कुछ बंदे कॉस्ट पर यूनिट पे भी काम कर रहे होते हैं। तो मैं अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिक्र करूंगा तो समझ जाना मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जिक्र भी कर रहा हूं। एग्री करते हो? अब तुम्हारा ये जो पेपर है PM का, ये MA का बोले तो F2 का एडवांस वर्जन है। बोले तो ये आपसे ये वाली डिसीजन मेकिंग भी करवाएगा और आपसे इस पे इंटरप्रिटेशन भी करवाएगा कि सर मैनेजमेंट को जब रिपोर्ट सबमिट करोगे वो सिर्फ नंबर थोड़ी ना लिख के दोगे, बाकायदा एक रिपोर्ट बना के दोगे ना यार, बाकायदा एक अच्छी सी रिपोर्ट जिसमें इंग्लिश भी ड्राफ्ट की जाएगी कि जनाब अगर आप 5,000 रुपए प्राइस रखते हो तो इतने यूनिट बेचे जाएंगे, आप नॉर्थ एरिया में भी गुड सेल करें, आप जो है ना KPK में भी गुड सेल करें, वहां पे भी सप्लाई चेन ओपन करें, आप एक्सपोर्ट मार्केट तो देखें, बाकायदा आप प्रपोजल पूरा सबमिट कराओगे। ये पेपर तुम्हारा बनाया गया है PM का। बात मानते? क्या हमें पेपर का ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि हमारा पेपर है क्या? लॉजिक क्लियर? इसमें हमने कैलकुलेशन भी सीखनी है, यानी कि MA वाली कैलकुलेशन भी एडवांस हो जाएगी और हमें इंटरप्रिटेशन भी सीखनी है। 2 चीजें इसके अंदर सीखनी है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये कॉपी करना है, कर ले। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, पास करने के लिए इंपॉर्टेंट है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में जब आप पर्चे घुमाओगे तो फिर आपको मेरी बातें याद आना शुरू होंगी। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक डिस्कस करते हैं। सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करना कि यार एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। अच्छा जी, मैंने बोला यार जरा थोड़ी सी बात करते हैं बिजनेस के ऊपर। हमने बोला जनाब थोड़ी सी बात करेंगे बिजनेस के ऊपर। भाई कारोबार हम कितने तरीके से कर सकते हैं? जी सर, हम लोग बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं? सर एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है
एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस, ऐसा ऐसा। सर अगला, एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है सर्विस प्रोवाइडर। एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है, एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है जनाब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सुनिएगा होता क्या, होता क्या। अभी अभी आप लोगों ने बोला कि जनाब कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, ऐसा। सर एक यूनिट बोले तो यूनिट का मतलब क्या हुआ कि सर फॉर एग्जांपल अगर तो एसी एयर कंडीशन कैनवुड वाले एसी बना रहे हैं, बोलेंगे सर इस महीने हमने 500 एसी बना दिए। कॉस्टिंग की जबान में क्या बोलेंगे, हमने 500 यूनिट बना दिए। एग्रीड एग्रीड। अगर तो हायर वाले हैं वो बोलेंगे सर मैंने 1000 फ्रिज बनाए। कॉस्टिंग के जबान में क्या बोलेंगे, हमने 1000 यूनिट बनाए। एग्री करते हो। सर कॉस्ट पर यूनिट, एक एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी आई है, एक फ्रिज बनाने में कॉस्ट कितनी आई है। मैंने बिजनेस को 3 कैटेगरी में तोड़ा। पहली कैटेगरी का मैंने नाम क्या दिया, ट्रेडिंग बिजनेस। सर ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, ये कौन सा कारोबार होता है। सर ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जो गुड्स को परचेज, जो इन्वेंट्री को खरीदते हैं और आगे मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। इन्वेंट्री बोले तो जिस चीज का कारोबार किया जाता है। सर मैं इसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूं सर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, ऐसा। मैं सिर्फ गुड्स, अभी कॉपी नहीं करेंगे सर, कॉपी करने का मौका दूंगा, पहले हम समझेंगे ताकि मेरी बातें आपके जहन में सेव हो जाए। हमने बोला जनाब इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है जो कि जस्ट बाइंग और सेलिंग करता है। मैंने इन्वेंट्री जिस शक्ल में खरीदी उसी शक्ल में आगे बेच दी बगैर शक्ल को तब्दील किए हुए। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल बताओगे प्रैक्टिकली, बोलो मेरे भाइयों कौन कौन से कारोबार, कुछ कारोबार तो बताएं। बिल्कुल सर, मेडिकल स्टोर बोले तो दवागो कह सकता हूं, कह सकते हैं सर दवागो। मेडिकल स्टोर सर दवाइयां खरीद रहा है, बीच में अपना प्रॉफिट रख रहा है और आगे मार्केट में सेल कर रहा है। एक और बताइए। इम्तियाज, बिल्कुल ऐसा ही है सर। इम्तियाज स्टोर बोले तो मैं इसको कह सकता हूं रिटेल शॉप कह सकता हूं। और एक और बता दें सर, एक और प्लीज बोले। कार, हाँ कार डीलरशिप। मैंने बोला सर कि शोरूम वाले बोल दूं, शोरूम वाले गाड़ी खरीद रहे हैं और आगे मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। थोड़ा और कारोबार ले जाओ तो सर वो कारोबार जो कि गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे बेच रहा है, गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं बेच रहे हैं आगे। सर ऐसे कारोबार कैसे कहलाते हैं मेरे पास, ट्रेडिंग। मुझे एक बात बताओ, हमारी कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। बोले तो कॉस्ट पता होगी तो मैनेजमेंट को हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, और बोले तो हमारा पीएम का पेपर यहाँ पे फिट होगा, ऐसा। मुझे एक बात बताओ क्या यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना मसला है। कोई डिपार्टमेंट बनाओ, यहाँ पे कोई क्वालिफाइड बंदे बिठाओ, हाई फाई सैलरी पे रखो, 8-10 बंदों की टीम बनाओ। मैंने बोला सर यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना मसला नहीं है। क्यों? मैंने बोला सर मेडिकल स्टोर पे एक पैराडोल का डब्बा कितने का खरीद रहे हैं। सर इन्होंने खरीदा होगा किसी कंपनी से, होलसेलर से, कहीं से, दवाओं वालों ने। सर पर्ची पे लिखा हुआ होगा इनवॉइस पे कितने का। अगर नहीं भी लिखा हुआ, डब्बे लिखे हुए कितनी गोलियां और अमाउंट लिखा होगा, डिवाइड मार लो। क्या इसके लिए हाईली क्वालिफाइड टीम बिठानी चाहिए कॉस्टिंग के लिए? नहीं सर, इसका मतलब यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती। सर यहाँ की अकाउंटिंग को कौन डील कर रहा होता है? फाइनेंशियल बुक कीपिंग तो होगी ना यार, रिकॉर्डिंग तो होगी ना। एग्रीड, क्लियर है, क्लियर है। आगे सर्विस, सर सर्विस बिजनेस कौन से होते हैं? सर डेफिनेशन, सर्विस बिजनेस कौन से होते हैं? बोले जनाब। सर वो बिजनेस जो कि ना कोई चीज खरीद रहे हैं ना कोई चीज बेच रहे हैं, लेकिन जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं सर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस। बोले सर फॉर एग्जाम्पल
सर फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी एग्जाम्पल है मेरे पास? बोले बोले ऑडिट फर्म्स और हॉस्पिटल्स। सर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। और ट्रांसपोर्टेशन वाले, ट्रांसपोर्टेशन बोले तो करीम बोल दो। हाँ टीसीएस वाले कोरियर, बिल्कुल ऐसा ही है। टीसीएस वाले कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और करीम उबर इसमें आ गए। और फूड पांडा। चले सर लॉयर फर्म, बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई हो रही है? क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट करूं कॉस्टिंग का? सर कॉस्ट पर यूनिट निकालना मुश्किल है क्या? मैंने कहा सर मुश्किल तो नहीं है, लेकिन शायद आपको जरूरत पड़ जाए। कैसे? सर हॉस्पिटल में मुझे डिसाइड करना है कि पर बेड फी कितनी होनी चाहिए। मैंने बोला सर मुझे कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। सर हॉस्पिटल की कॉस्ट कौन कौन सी होगी? हॉस्पिटल का रेंट, वहां का एस्टिमेटेड बिजली का बिल कितना आने वाला है, लोगों की तनख्वाहें तो पता होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें उनको पता है, और छोटे मोटे रिपेयर मेंटेनेंस आला बला के खर्चे, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कितने यूज होते हैं, ये सारी सब कॉस्ट को ऐड करूंगा, डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ डेज, और फिर डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ बेड्स पे, तो मेरे पास कॉस्ट पर बेड आ जाएगी। उसके हिसाब से फिर मैं प्राइस कर लूंगा। सर क्या यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करूं? क्वालिफाइड 8-10 बंदे रखूं यहाँ पे? नहीं सर जरूरत नहीं है। छोटा सा काम है, फाइनेंशियल वालों से भी करवा सकते हैं। पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो सर यहां पे भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा मेरे पास कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से होते हैं? जी सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से होते हैं? वो बिजनेस जो कि गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करके, गुड्स को खुद तैयार करके, गुड्स को खुद रेडी करके मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। डेफिनेशन, सर ये वो बिजनेस है जो कि गुड्स को रेडी करके तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, यानी कि मेक एंड देन सेल। गुड्स को बनाया और फिर मार्केट के अंदर बेचा। ये बिजनेस मेरे पास कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले। सर फॉर एग्जाम्पल बोलिए जनाब, एग्जाम्पल कोड करें। हमने बोला सर ऑटोमोबाइल, गाड़ियां बना रहे टोयोटा वाले, होंडा वाले। ऑटोमोबाइल गाड़ियां बना रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। और हमने बोला सर बोले गारमेंट्स, शर्टें सिल रही हैं, और टेक्सटाइल कपड़ा बन रहा है। और हमने बोला सर पेप्सी को, बोले तो बेवरेजेस कह सकता हूं, बेवरेजेस कह सकता हूं। और बोले तो जनाब ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी क्या बना रहे सर? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला जनाब ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोल के 1 लीटर पे कॉस्ट कितनी आ रही है? खरीदा क्या इन्होंने? क्रूड ऑयल, जमीन से जो निकलता है, सऊदी से मंगवाया क्रूड ऑयल, मशीन में डाला, और पता नहीं कौन से केमिकल मिक्स किए, पेट्रोल बना, डीजल बना। मैंने बोला सर इस पेट्रोल का 1 लीटर पे कॉस्ट कितनी है? ये बता दो, ये बता दो, ताकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर पाए। ये बता दो ताकि मैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर पाऊं। मैंने बोला सर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दे, मुझे थोड़ा स्टाफ दें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल आता है डॉलर पर बैरल के हिसाब से, उसको हमने फिर मशीनों में इनपुट किया, उस पे जरा फिर मजीद कोई किस्म के केमिकल लगे, और फिर जाके पेट्रोल भी बना, डीजल भी बना, मिट्टी का तेल भी बना। किस रेशो पे अलग हुए वो सर मुझे टीम चाहिए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करो, मैंने बोला सर एक शर्ट सीने पे, एक शर्ट पे कितनी कॉस्ट आई है, मैंने प्राइसिंग करनी है। गुल अहमद वाली मैनेजमेंट ने बोला सर हम लोग सेल लगाने वाले, लेकिन कॉस्ट से कम पे तो नहीं बेचेंगे ना, मुझे कॉस्ट पता करो ताकि मैं इस पे बोलूं कि इस पे 40% डिस्काउंट, इस पे 30% डिस्काउंट, इस पे 10% डिस्काउंट, कॉस्ट तो बताओ मुझको। गुल अहमद की मैनेजमेंट ने बोला, हमने बोला सर कॉस्ट पता करें कैसे? ये जो शर्ट सिली है इसमें जो धागा इस्तेमाल हुआ है सर, इस धागे में जो है ना वो धागे भी तो जिस कॉटन से बना है, कॉटन भी तो पता नहीं 36 किस्म की तो कॉटन होती है। मैंने बोला सर मुझको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, मुझे टीम चाहिए जो कि काम कर रही होगी। सुनिएगा, पूरा F2 पढ़ते हुए आपने सारा माइंड किस पे रखा? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ।
पीएम पढ़ते हुए सारा माइंड किस तरफ रखोगे? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। एग्रीड? गुड्स बन रहे होंगे, तैयार हो रहे, पूरे पीएम ऐसे ही है, पूरे पीएम ऐसे। क्यों? F2 का एडवांस ही है, एमए का एडवांस ही है। डन हो गई? लॉजिक क्लियर? तो सर अपना मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना और कॉस्टिंग पर यूनिट कैलकुलेट करना। किसमें टेक्निकल है, किसमें टाइम लगाना पड़ता है, किसमें टीम चाहिए, किसमें नॉलेज चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। तो पूरा पीएम पढ़ते हुए सारा अपना माइंड किस तरफ होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ होगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? सर मैं स्पीड इसलिए लगा रहा हूं इसमें क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ तुम लोगों को ट्यून करके रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि अपना जो चैप्टर है ना वो मजे से निकले फिर आगे। वरना पीछे अगर कॉन्सेप्ट वीक होगा ना तो आगे बड़ा झूमते रहेंगे हम लोग। डन है? डन है? चले सर इसको कॉपी करेंगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन? चले सर। तो सर पूरी कॉस्टिंग पढ़ते हुए, पूरा पीएम पढ़ते हुए हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए कि जनाब मैन्युफैक्चरिंग है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई कारखाना है जहां पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, माल तैयार हो रहा है। ऐसा पूरा पीएम इससे भरा पड़ा है। चले सर थोड़ी सी बातें और करेंगे। आज हमने बेसिक करनी है अच्छी खासी अपनी, अगली क्लास में बेसिक करनी है। तीसरे क्लास से हमारा सीवीपी ब्रेक इवन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी। चले सर, हमने बोला यार मुझको एक बात बताओ, कॉस्ट पढ़े हैं ना हम लोग, कॉस्ट। सर कॉस्ट का मतलब क्या है? सर कॉस्ट का मतलब क्या है? बोले तो एक्सपेंस, बोले तो एक्सपेंस। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस। अगर तो रेवेन्यू नेचर का है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कैपिटल नेचर की कॉस्ट है तो वो एसेट। पता आप लोगों को? सर मुझे एक बात बताइए, आपका जो एक्सपेंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है? सर इनकम स्टेटमेंट बना है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को आप लेस करेंगे, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेस करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जनाब क्या क्या आता है मेरे पास? एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्टकट लिख रहे हैं, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनाब मेरे पास माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट, यस। फाइनेंशियल चार्जेस, या इसको मैं बोलूं पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, कॉपी नहीं कर लड़के। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्टकट। लेस करेंगे इंटरेस्ट, जिसको आप लोग कहते हो फाइनेंशियल चार्जेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शॉर्टकट लिख रहा हूं। लेस करेंगे सर हम लोग टैक्सेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर बेहतरीन हो गया। सुने, मैंने बोला सर यहां पे कॉस्ट कहां का है? मैंने बोला सर एक ये कॉस्ट है, एग्री करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक मेरे पास ये कॉस्ट बोले तो एक्सपेंस, एक ये एक्सपेंस, एक ये एक्सपेंस। मेरे पास चार जगह कॉस्ट दिख रही है, चार जगह खर्चे हैं, चार जगह कॉस्ट है। इसको मैं बोलता हूं सर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सुनेंगे, इसको मैं बोलता हूं जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन। मैंने बोला जनाब कौन कौन से जी सर, कौन कौन से? एक मैंने लिखा यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस,
एक मैंने यहां पे लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एक मैंने यहां पे लिखा इंटरेस्ट बोले तो फाइनेंशियल चार्जेस, एक मैंने यहां पे लिखा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा ऐसा है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या डेफिनेशन होगी इसकी सर? इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं सर? इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? एडमिन का मतलब क्या होता है सर? एडमिन का मतलब क्या होता है? ऊपर एडमिन स्टाफ बैठा है ना भाई, एडमिन का मतलब क्या है? फैक्ट्रीज के अंदर एडमिन का मतलब क्या होता है सर? जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, बोले तो फाइनेंस के बंदे भी इसी में आते हैं, एचआर के बंदे भी इसी में आते हैं, वो बंदे इसी में आ रहे होते हैं। ऐसा ही है सर। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का मतलब ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर मुझको एग्जांपल बताएंगे जनाब, मुझको एग्जांपल बताएंगे? फॉर एग्जांपल ऑफिस रिलेटेड खर्चे कौन कौन से बोलिए? ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऐसा ऐसा, और बोले बोले ऑफिस सप्लाईज, बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑफिस के एसी बेसी, ऑफिस के इक्विपमेंट, ऑफिस के कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के सारे खर्चे। सर क्या यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहां पे गुड्स तैयार हो रहा है? क्या यहां पे माल बन रहा है? नहीं सर, ये आपके कॉस्टिंग के स्कोप में नहीं आता। कॉस्टिंग का स्कोप क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। क्या ये पर यूनिट बनाने के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा, ये आपके कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर है। एग्रीड एग्रीड। आगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन है भैया? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? बिल्कुल सर, कौन से वाले? गुड्स को सेल करने से रिलेटेड। कौन से वाले? गुड्स को सेल करने से रिलेटेड। सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड। भैया एग्जाम्पल बतलाइए सर, एग्जाम्पल बताइए। गुड्स को सेल करने के लिए मार्केटिंग, सर गुड्स को सेल करने के लिए मार्केटिंग, और एडवर्टाइजमेंट, एक ही बात है, और जी मतलब बोले तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बन रहा है वो। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी मोटर व्हीकल, ये ज्यादा अच्छा अल्फाज है सर। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी मोटर व्हीकल, ऐसा मैं माल बेचता हूं, कस्टमर के घर तक सेल करके आता हूं, उसका डेप्रिसिएशन। और कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं वो कैरेज आउटवर्ड। सर अगर तो मैं गुड्स बेचता हूं दुकान पे रख के, गुल अहमद वाले आइडियाज की शॉप इनकी दुकान पे रख के सेल करता हूं, हमने बोला सर जिस तरह यूनाइटेड बेकरी बाकायदे कंपनी है, बाकायदे प्राइवेट कंपनी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कहीं और, सर दुकानों पे वो सेल हो रही है, तो सर दुकान का किराया, इसको मैं बोल सकता हूं सर रिटेल आउटलेट का रेंट, दुकान का किराया जहां पे गुड सेल की जा रहे हैं। हमने बोला जनाब सेल्स मैन की सैलरी, सेल्स मैन का कमीशन, सेल्स मैन की सैलरी, सेल्स मैन का कमीशन, सेल्स मैन कमीशन। फिट हो गया सर? मुझे बता दें क्या यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहां पे माल तैयार हो रहा है? नहीं सर, ये भी आपके कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर। तीसरा फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं? सर फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं? डेफिनेशन हमने बोला सर फाइनेंशियल चार्जेस से मुराद कंपनी को पैसे की जरूरत ही
कंपनी ने वो पैसे लेने के लिए बैंक से लोन ले लिया, हमने बोला सर बैंक से लोन लिया वो तो लायबिलिटी है, वो तो लायबिलिटी माना चाहिए। नहीं सर उसके वो तो लायबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर जो इजाफी पैसे देने पड़ेंगे वो आपका एक्सपेंस है। सर ये पैसा क्यों लगा, कॉस्ट क्यों लगे बिला वजह की? क्योंकि आपको फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंशियल चार्जेस। तो फाइनेंशियल चार्जेस मींस फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस। जी सर, फॉर एग्जाम्पल, सर फॉर एग्जाम्पल बोले बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस। और सर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा था, मैंने बोला घर पे नहीं रखते, हालात खराब है, मैंने बैंक में रखवा दिए। बैंक वाला रखेगा? बिल्कुल रखेगा सर, क्यों नहीं रखेगा? सर क्या फ्री में काम करेगा? नहीं सर बैंक चार्जेस लेगा। क्यों बैंक चार्जेस लेगा, किस नाम से लेगा? सर चेकबुक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, पे ऑर्डर चार्जेस, और पता नहीं एसएमएस चार्जेस, और ये चार्जेस वो चार्जेस, इस नाम से लेता है वो। सर होते तो बैंक चार्जेस है ना। सर ये क्यों एक्सपेंस पड़ गया बिला वजह का? सर ये बैंक चार्जेस का क्यों खर्चा आ गया? क्योंकि सर उसने तुम्हारा फाइनेंस संभाला है, पैसे संभाले हैं। क्या इस इन एक्सपेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं सर, ये भी तुम्हारे कॉस्टिंग के स्कोप से आउट। एग्री करते हैं? इंटरेस्ट टैक्स नहीं आता, टैक्स प्रॉफिट का एक्सपेंस है। प्रॉफिट आएगा तब इंटरेस्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। एक्सपेंस है एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ये। चले सर, फाइनेंशियल चार्ज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। हमने बोला सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन, कौन से एक्सपेंस आएंगे यहाँ पे? सर नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 2-3 नाम है। एक, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। सर हमने बोला कौन सी कॉस्ट है? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट। क्या मतलब? गुड्स को तैयार करने से रिलेटेड कॉस्ट, गुड्स को रेडी करने से रिलेटेड, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना, तैयार करना। सर कौन कौन सी कॉस्ट होती है गुड्स को तैयार करने के लिए? बोले बोले गुड्स को तैयार कैसे किया जाता है? हमने बोला सर गुड्स को तैयार करने के लिए तुमको 3 चीजें चाहिए। गुड्स को रेडी करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक, मटेरियल। भैया मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। एक लेबर जो के प्रोडक्ट बनाएंगे, मजदूर तबका। और एक प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड खर्चे, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। बात समझ में आई? क्या यहाँ पे गुड्स तैयार हो रहा है? क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? सर पूरी कॉस्टिंग, पूरी पीएम यहाँ पे अप्लाई होगी। तो पीएम के पेपर के अंदर मटेरियल भी दिखेगा, लेबर भी दिखेगी, ओवरहेड भी दिखेगा, और पता नहीं क्या क्या दिखेगा। क्या क्या सारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा। बात क्लियर हुई? सर लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट बना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे सर अपना कॉस्ट बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, हमारी बेसिक पूरी। फिर एक साइकिल चलाऊंगा कि प्रोक्योर टू पे का कॉन्सेप्ट किया हमारे पास, सही जी। फिर हमारी बेसिक कंप्लीट, ये हमारी आज की क्लास और अगली क्लास ले जाएगा। तीसरी क्लास में हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन पढ़ने के लिए मुझको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का पता होना जरूरी है। वो पढ़े बगैर हम ब्रेक इवन नहीं पढ़ सकते। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सही, लेकिन हमें यहाँ पे रिकैप करना पड़ेगा आधे घंटे का, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। चलिए सर, आपके पास 5 मिनट है, इसको कॉपी कर लें। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि तुम लोग ये पढ़ चुके हो, दोबारा से पढ़ लोगे, लेकिन जरूरी है, आगे जाके ना फायदा होगा। चलिए सर मिटा दें है भाई लोग। सेल रिटर्न वो रेवेन्यू का कॉन्ट्रा है, एक्सपेंस में नहीं आता ना वो। सेल डिस्काउंट 2 किस्म के होते हैं, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। अगर तो कैश डिस्काउंट है तो फिर वो एक्सपेंस में आता है, हाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अगर कैश डिस्काउंट वाला, ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम रिकॉर्ड ही नेट पे करते हैं। बिठा देंगे ना आप? चलिए सर डन।
आगे बढ़े भाई लोग, चले जी। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 3 है। कौन कौन सी जनाब? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। 4 है, एग्री करते हो? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली सवाल में एग्जाम में नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, अगर होगा तो हम ले लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो इक्का दुक्का सवाल होते हैं जिनमें ये होता है, बाकियों में नॉर्मली नहीं होता। चलो जी, आगे एक दो छोटे नन्हे मुन्ने कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, चलें जरा समझेंगे। भाइयों मुझे एक बात बताइए, 2-3 बातें मैं डिस्कस करूंगा। यहां मैं लिखता हूं जनाब ट्रेडिंग बिजनेस, यहां मैं लिखता हूं जनाब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी सर, ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है जनाब? सर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। सर यहां पे इन्वेंट्री कौन सी होती है? सर यहां पे इन्वेंट्री कौन सी होती है? सर यहां पे एक इन्वेंट्री होती है जिसको खरीदा और बेचा जाता है, जिसको तुम लोग क्या कहते हो? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मतलब नेचर उसकी कैसी होती है? सेम। नेचर उसकी कैसी होती है? सेम। मतलब लेट्स सपोज इम्तियाज है, इम्तियाज की इन्वेंट्री कितनी है? पता नहीं कितने किस्म की प्रोडक्ट है यार, लेकिन नेचर सबकी कैसी है? सेम। जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर मेरे पास इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है, मानते हो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर मेरे पास इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है। एक इन्वेंट्री कौन सी होती है मेरे पास? जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसको तुम लोग क्या कहते हो? रॉ मटेरियल या फिर सिर्फ मटेरियल, एक ही बात है। मटेरियल बनना शुरू हुआ, सर मटेरियल बनना शुरू हुआ, फर्नीचर है, कुर्सी बन रही है, लकड़ी आपने इशू की, अभी कुर्सी बनी और लेबर ने उस कुर्सी को काटा, कटिंग की, महीना खत्म हो गया। हमने बोला सर अकाउंट्स बनाने, महीना खत्म। अभी ये क्या है? क्या ये वुड है? मैंने कहा सर वुड तो नहीं है। क्या चेयर बन गई है? मैंने कहा सर चेयर नहीं है। अभी ये प्रोसेस के अंदर है तो तुम्हारी इन्वेंट्री ना, है तो तुम्हारी मिल्कियत, इसको आप क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। माल तैयार हो गया, कुर्सी बन गई, कुर्सी तैयार हो गई, कुर्सी तैयार हो गई, रेडी हो गई, बिकने के लिए तैयार, इसको आप क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। इसको आप क्या बोलेंगे जनाब? फिनिश गुड्स। क्लियर है? क्लियर? पक्का? चले सर, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। और मेरे पास ट्रेडिंग के अंदर एक इन्वेंट्री होती है सर, कौन सी वाली? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। फिट हो गया? सर मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? सर प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस से मुराद गुड्स बनने का, भाई ये बात करके हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है जी। गुड्स बनने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या काम होता है? सुनिएगा। सबसे पहले सर फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है, सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। क्या बोलूंगा मैं? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज। हाँ, परचेज। सबसे पहले मैंने मटेरियल खरीदा, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। सर इस मटेरियल को कहां रखा गया? इस मटेरियल को कहां रखा गया? सर स्टोर में या गोडाउन में या वेयरहाउस में, कोई भी जगह, कोई भी जगह। मुझे एक बात बताइए सर, गोडाउन का रेंट, गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गोडाउन के स्टाफ की तनख्वाह कहां जाएगी? सर कहां जाएगी? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग? कहां जाएगी सर? बी। हमने बोला सर इनको मैंने बिठाया क्यों है? ये कर क्या रहा है? सर ये कर क्या रहा है? ये गुड्स को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहा है। ये कर क्या रहा है? ये गुड्स को तैयार करने वाला जो डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट वाला, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनको क्यों क्रिएट किया है सर?
प्रोडक्शन वालों को फैसिलिटेट करने के लिए। मानते हो सर? इसका किराया, इसकी तनख्वाह कहां जाएगी मेरे पास? सर कहां जाएगी? कौन सी कॉस्ट में जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कहां? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 4 थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कहां? बोले फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री का खर्चा। एग्री करते हो? हमने बोला जनाब अब मटेरियल उठ के प्रोडक्शन फ्लोर पर आ गया। प्रोडक्शन फ्लोर बोले तो यहां पे माल बन रहा है, फैक्ट्री है, कारखाना है, फैक्ट्री है सर, कारखाना है, माल तैयार हो रहा है। मैंने बोला सर यहां का रेंट, यहां की इलेक्ट्रिसिटी, यहां के लेबर की तनख्वाह, सर इसकी कॉस्ट, यहां पे लेबर के पैसे, यहां पे अगड़म शगड़म 10,000 खर्चे, पियोन, चाय पिलाने वाला, जेनिटोरियल स्टाफ, इसकी कॉस्ट कहां जाएगी? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस या मैन्युफैक्चरिंग। कहां? ये लोग काम क्या कर रहे हैं? माल तैयार कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एग्री करते हो? सर गुड्स तैयार हो गए, सर गुड्स तैयार हो गए और इसको वेयर हाउस में रखा गया। गुड्स तैयार हो गए, फिनिश गुड्स है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, इसको मैंने वेयर हाउस में रखा। सर वेयर हाउस बोले, गोडाउन बोले, स्टोर बोले, सब अंग्रेजी के एक जैसा नाम है। हमने बोला सर इसका रेंट, इसके इलेक्ट्रिसिटी, इसकी स्टाफ की तनख्वाह सर कहां जाएगी? इसकी तनख्वाह कहां जाएगी? हमने बोला सर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट कहां जाएगी जनाब? एडमिन के अंदर। बात बताने का मकसद ये, गुड्स तैयार हो गया, फैक्ट्री से निकला, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकला, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। अब जो भी खर्चा है सर, यहाँ पे फोक लिफ्टर चल रहा है, उसका पेट्रोल, वो कहां जाएगा जनाब? कहां जाएगा सर? एडमिन के अंदर। उसके बाद दुकान में रख दिया गया, दुकान का खर्चा, वहां की सैलरी वो कहां जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लॉजिक क्लियर हो रही है? मुझे ये कॉन्सेप्ट जगह जगह बार बार आ रहे होंगे, सर कहां आ रहा होगा? यही कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी आएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपके पास डिसीजन मेकिंग में भी आ रहे होंगे, जो हमारा चैप्टर है, इसीलिए कराने की जरूरत पड़ी है। अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को। सही जी, एक उसकी छोटी मोटी एग्जाम्पल करेंगे। हमारी बेसिक कंप्लीट, हमारा सारा बेसिक रिफ्रेश हो गया। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक हो गया सर? चलिए इसको कॉपी करें, आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। टाइम भी हो गया है, फिर इंशाल्लाह हमारी परसों मुलाकात होगी और जुम्मे से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।